हेलो एंड वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। कि आज हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग हार्मोन के बारे में जिसका नाम है सोमैटोट्रोपिन और उसको आप ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हो। तो आज का ये इंटरेस्टिंग लेक्चर शुरू करने से पहले बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस की, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो स्क्रीन पर जो आपको ये अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, इनसे ही शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि आज के लेक्चर से ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं सारे के सारे रिलेटेड हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप सबको जानते हो कि नहीं, बट आई एम वेरी श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोग इन भाई साहब को ज़रूर जानते होंगे, है ना। इनका नाम है, आपको पता ही है, द ग्रेट खली, है ना। क्या आपको इनका असली नाम पता है? इनका असली नाम जो है वो है दलीप सिंह राणा। दलीप सिंह राणा। ये पहले पुलिस में थे, फिर बाद में ये रेसलिंग में शिफ्ट हो गए। हालांकि इन सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है, आज का मेन टॉपिक है, वो है कि किस टाइप का और कौन से हार्मोन का इम्बैलेंस होता है कि जो बॉडी के फीचर्स हैं वो इन तरीके के हो जाते हैं, है ना। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं। ये जैसे आप इन भाई साहब का चेहरा देख रहे होंगे, ये भी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, हमारे इंडिया में नहीं बट हॉलीवुड में। आगे इनका नाम है रोंडो हैटन। और ये भी जो है, ये एक हॉलीवुड एक्टर है, रिचर्ड किल। ये जेम्स बॉन्ड मूवी में भी थे, विलन बने थे, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस एक स्टोरी है, फेमस केस है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये ग्रोथ हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से इनका ये हाल हुआ और इनके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बदल गया। तो वो जो ग्रोथ हार्मोन है जिसकी वजह से, जिसका इम्बैलेंस से ये लोग अफेक्टेड है, उस ग्रोथ हार्मोन का नाम है सोमैटोट्रोपिन, जिसको आप ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हो। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो आपके बॉडी के लिए एक पर्सनल ट्रेनर की तरह होता है। वो क्या करता है, वो आपके मसल्स को बिल्ड करता है, वो आपके ग्रोथ को पुश करता है, फिर वो आपके फैट को बर्न करता है, और क्या करता है, वो आपके टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। तो अगर हम मोटा मोटा समझे तो ये इम्पॉर्टेंट 4 फंक्शंस हैं। लेकिन ये जितने देखने में आसान लग रहे हैं कि हाँ मसल बनाता है, ग्रोथ करवाता है, फैट बर्न करता है, टिश्यू, इसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। और आज के इस लेक्चर में हम वही समझने वाले हैं। तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सोमैटोट्रोपिन के स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके फॉर्म्स के बारे में, इसके रिसेप्टर के बारे में, और इसके सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में, और इसकी डेफिशिएंसी या इसका एक्सेसिव हो जाना, उसकी वजह से क्या डिसऑर्डर्स और क्या डिसीज़ या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस सीरीज़ में, हार्मोन के सीरीज़ में, हम एक एक करके सारे ही हार्मोन्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम ऑलरेडी इंसुलिन को डिस्कस कर चुके हैं, ग्लूकागन को डिस्कस कर चुके हैं, और आज बारी है सोमैटोट्रोपिन की। और फिर इसके बाद हम ये सारे हार्मोन्स एक एक करके डिस्कस करेंगे जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट। तो सोमैटोट्रोपिन जो होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये होता है एक पेप्टाइड हार्मोन जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये आप ऊपर इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से ये चेन की फॉर्म में होता है, और ये जो आप देख रहे हो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो सिक्रीट होता है, ये कहाँ से होता है? सोमैटोट्रॉफ सेल से, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। आपने अगर इंट्रोडक्शन वाले जो लेक्चर्स हैं, फर्स्ट 3 लेक्चर, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उन लेक्चर्स को देखो, ताकि ये आगे आने वाले सारे लेक्चर्स आपके लिए इजी हो जाएं। मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये हार्मोन्स अच्छे से समझना है। वहाँ पे मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है, सोमैटोट्रॉफ सेल्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हर चीज़। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये होता है सोमैटोट्रॉफ सेल से, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। मैं हमेशा अपने लेक्चर में समझाता हूँ कि कोई भी वर्ड जो है ना, जो कोई भी टर्म है, पहले आप उस टर्म को समझो तो आपको आधी चीज़ें तो वैसे ही समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम सोमैटोट्रोपिन को ब्रेक करें तो ये 2 अलग अलग टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक हो सोमैटो और एक होता है ट्रोपिन। सोमैटो का मतलब होता है बॉडी और ट्रोपिन का मतलब होता है चेंज। तो मतलब द हार्मोन विच कैन चेंज योर बॉडी। चेंज का मतलब क्या? आपका ग्रोथ, आपका बोन का रिमॉडलिंग, बोन का ग्रोथ, बोन का रिपेयर, टिश्यू का रिपेयर। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है? आपकी बॉडी चेंज हो रही है दिन पे दिन। तो इसी वजह से इसका नाम है सोमैटोट्रोपिन, द हार्मोन विच चेंजेस योर बॉडी। उसके बाद ये जो हार्मोन होता है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स जनरल बॉडी ग्रोथ, जैसे कि हमने बात की, और ऑल्सो इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म। कैसे रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को आगे हम समझेंगे, क्योंकि ये आपके ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, अब आता है
सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ एंड व्हेन डज सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज्ड। तो अगर हम बात करें कि कई सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट एक ही मात्रा में रिलीज होते रहते हैं, लेकिन ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये पल्स की तरह रिलीज होता है, ऐसे ऐसे वेव्स की तरह। कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इट रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ पल्स, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो पीक, हायर पीक होती है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सेसिव रिलीज कब होता है, ये देख रहे होगे मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रिलीज का पॉइंट है। ये कब होता है? ये होता है ड्यूरिंग द स्लीप, ड्यूरिंग द डीप स्लीप, नॉट स्लीप, ड्यूरिंग द डीप स्लीप। आपको पता नहीं मतलब पता होगा, जो स्लीप होता है, जब हम सोते हैं तो हम कई स्टेजेस में सोते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है वो काफ़ी गहरी नींद होती है उस टाइम पर हमारी, जिसको हम बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट। जब हम पलकें भी नहीं झपकाते तो वो हम बिल्कुल गहरी नींद में होता है, मतलब सुध बुध गवा के, जो घोड़े बेच के जो सोना होता है ना, वो उस टाइम पे बोलते हैं उसको। एक्चुअली कोई होश, कोई खबर नहीं होती। तो जब आप गहरी नींद में होते हो तभी ये ग्रोथ हार्मोन, तभी ये सोमेटोट्रोपिन सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है। इसीलिए बोला जाता है कि नींद बहुत आवश्यक है आपके शरीर के लिए, और स्पेशली टीनेजर्स के लिए, जिनकी उम्र अर्ली 20s में या 20 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप भरपूर नींद नहीं लोगे, 8 से 9 घंटे की नींद नहीं लोगे इस एज में, देखो इस एज में क्या है, ज़्यादा टेंशन होती नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस होता नहीं, तो आराम से सो सकते हो, और सोना भी चाहिए। तो गहरी नींद में ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे ग्रोथ होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। बस आप धीरे धीरे इस लेक्चर को फॉलो करो कि कैसे ग्रोथ होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो हाँ, तो मैक्सिमम रिलीज कब होता है ग्रोथ हार्मोन का? ड्यूरिंग द डीप स्लीप in stage 3 and 4, which is also called non rapid eye movement sleep। अब नींद में तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता ही है, लेकिन और भी कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जैसे कि पहला जो है वो है विगरस एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, विगरस एक्सरसाइज मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं, मतलब एक ऑप्टिमम जो एक एक्सरसाइज ज़रूरी है शरीर के लिए, वो करोगे तब आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका एड्रेनलिन रश हाई होता है, उस टाइम पे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, मतलब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है, और जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि भाई इस टाइम पे क्या है कि बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है कि फिर वो आगे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और फिर बॉडी को लगता है अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करने का सिग्नल देता है। तो ये इस वजह से एक्सरसाइज के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन काफ़ी रिलीज़ होता है। दूसरा है स्ट्रेस। जब आपको स्ट्रेस होता है तब भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तब भी हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि भाई इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस है, और बॉडी में जैसे आप घबरा जाते हो ना, या कोई अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मतलब वो डेंजरस है, तो उस टाइम पे एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है बॉडी में, फाइट और फ्लाइट, या तो आप लड़ोगे या तो आप भागोगे। तो उसी टाइम पे कॉर्टिसोल रिलीज होता है जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। और क्योंकि लड़ने के लिए भी और भागने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है बॉडी में, तो इंस्टेंट ग्लूकोज की ज़रूरत है। ग्लूकोज एक इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि जल्दी से जल्दी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो फटाफट आप क्या करो, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करना शुरू करो। तो ग्रोथ हार्मोन अल्टीमेटली ग्लूकोज भी बनवाता है। कैसे, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस के टाइम पर भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया, जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, शुगर का लेवल कम हो जाता है, तब भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। उसके बाद फास्टिंग जब करते हो, जब आप फास्ट रखते हो, खाना तो खा नहीं रहे हो आप उस टाइम पे, जब खाना नहीं खा रहे हो तो खाने में हमको मेनली क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता ही मिलता है। उसको डाइटरी ग्लूकोज बोलते हैं, या और भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बट जब आप फास्ट रख रहे हो, व्रत रख रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको बाहर से कोई भी सप्लीमेंटल डाइटरी ग्लूकोज या और भी कोई डाइटरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। तो उस टाइम पे जो स्टोर्ड फैट होता है बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है कि उन फैट को ब्रेक डाउन करे और ग्लूकोज रिलीज़ करवाए। वो सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, कैसे फैट का ब्रेक डाउन होता है, फिर ग्लूकोज रिलीज़ होता है। तो फास्टिंग के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है।
उसके बाद जब हम हाई प्रोटीन मील लेते हैं, तो हाई प्रोटीन मील लेते हैं तो प्रोटीन का अपटेक करवाने के लिए, अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करवाने के लिए इस टाइम पे भी ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब आप एडल्ट हो रहे होते हैं, जब टीनेजर से आप एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हो, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस आते हैं, फेशियल चेंजेस, वोकल चेंजेस, और भी हाइट बढ़ती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। तो उस टाइम पे भी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन इन सब चीज़ों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है आपके बॉडी में, तो आप सोच लो कि आप किन किन समस्याओं से जूझ सकते हो। मतलब जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको जल्दी थकान हो जाएगी, स्ट्रेस में आओगे और ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा बॉडी में, तो ना तो लड़ पाओगे ना भाग पाओगे, दिक्कत है। हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब अगर ब्लड में शुगर की कमी हो गई, ग्रोथ हार्मोन बन नहीं रहा, तो शुगर की और कमी होती चली जाएगी, चक्कर वक्कर आ जाएंगे, फेंट हो जाओगे। व्रत रख रहे हो लेकिन ग्रोथ हार्मोन बन नहीं रहा बॉडी में, और ग्लूकोज ले भी नहीं रहा और ग्लूकोज बन भी नहीं रहा, तो सोचो कितनी बड़ी समस्या होगी। हाई प्रोटीन ले रहे हो लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, पचा ही नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो। और सबसे खतरनाक चीज़, प्यूबर्टी के टाइम पे अगर आपके जो नॉर्मल ग्रोथ फीचर्स हैं, जैसे कि लड़कों में फेशियल हेयर आना, बियर्ड आना, आवाज़ भारी हो जाना, और लड़कियों में भी जो डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से नहीं हुई, तो फिर स्टंटेड ग्रोथ, और फिर वो थोड़ा सा अलग अलग एब नॉर्मल बॉडी फीचर्स हो जाते हैं। तो आप समझ लो कि ग्रोथ हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं अभी कि हमने एक ऊपर से समझ लिया कि भाई ग्रोथ हार्मोन क्यों इंपॉर्टेंट है ना। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा, आइडिया भी मिल ही गया होगा, तो अब मज़ा आ रहा होगा अब थोड़ा सा। अब मज़ा आ रहा है तो अब इस मज़े को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा अंदर घुसते हैं धीरे धीरे, कि ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी, ग्रोथ में हेल्प करता है, फैट बर्न करवाता है ना, और भी ग्लूकोज बनाता है, तो ये होता कैसे है। तो इसको हम दो तरीके से समझेंगे। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ये दो तरीके से काम करता है। एक तो इस ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन के कौन कौन से डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट जो ग्रोथ हार्मोन का होता है, वो एडिपोज टिश्यूज़ पे होता है, लिवर पे होता है, मसल्स पे होता है, और आपके बोन्स पे होता है। तो अब एक एक करके डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एडिपोज टिश्यू के बारे में, कि कैसे और क्या डायरेक्ट इफेक्ट होता है ग्रोथ हार्मोन का एडिपोज टिश्यू पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्ट इफेक्ट जो एडिपोज टिश्यू पे होता है वो क्या होता है, और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं यहाँ पर। तो इनमें से सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो लिपोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, उसको इंक्रीज कर देता है, एनहांस कर देता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई लिपोलाइसिस क्या होता है। तो लिपोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, मतलब स्टोर्ड फैट जो है आपका बॉडी के अंदर, फैट, स्टोर्ड फैट, इसको ग्रोथ हार्मोन ब्रेक करवाता है, किसमें, फैटी एसिड में। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड बोल सकते हो, फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अभी यहाँ पे देखो कि जब ये ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर दो हार्मोन्स आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है आपका हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, जिसको आप HSL बोलते हो, और एक होता है आपका एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, इसको आप ATGL बोलते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स को, यानी स्टोर्ड फैट को कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये प्रोसेस होता है लिपोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यहाँ पे देखो कि अभी जो ब्रेक डाउन हुआ, ये कहाँ पे फ्री फैटी एसिड यूज़ हो रहा है। अब इस फ्री फैटी एसिड का यूज़ क्या है और ग्लिसरॉल का यूज़ क्या है। तो देखो फ्री फैटी एसिड जा रहा है आपके मसल्स के पास एंड लीवर के पास। वहाँ पर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मसल्स में ज़रूरत पड़ती है आपको, जब आप फास्ट रखते हो या एक्सरसाइज करते हो या स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस टाइम पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एज ए इंस्टेंट फ्यूल काम करता है फॉर एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग, एक्सरसाइज या स्ट्रेस। ये तो फ्री फैटी एसिड का रोल हो गया। अब ग्लिसरॉल को देखो, ग्लिसरॉल का क्या होता है। ग्लिसरॉल का क्या होता है कि ग्लिसरॉल जाता है आपके लीवर में। लीवर में क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोसेस होता है
ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाता है लिवर, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये ग्लूकोज का काम क्या होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू ये पहुंचता है आपके ब्रेन के पास। अब ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ब्रेन बॉडी का एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन होता है जहाँ से सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। और जब आपको फाइट करने की ज़रूरत है या भागने की ज़रूरत है, भागना भी कोई बुरी बात नहीं है, आपको ये आप इतने समझदार होने चाहिए कि जहाँ पे आपको पता है कि मैं नहीं लड़ सकता, वहाँ से कट लो, वहाँ से भाग लो। वो भी एक इंपॉर्टेंट और अच्छा डिसीजन होता है। जान बची तो लाखों पाए, भागोगे जान बचेगी तो बाद में देखा जाएगा। तो उस टाइम पर भी काम क्या करेगा, ब्रेन करेगा। तो ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए सोचने के लिए। और ग्लूकोज ही क्यों चाहिए ब्रेन को कि भाई फ्री फैटी एसिड तो ब्रेक हो रहा था ना, मसल भी ले रहा है, लिवर भी ले रहा है, तो ब्रेन क्यों नहीं फ्री फैटी एसिड ले रहा है? क्योंकि ब्रेन में एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। एक ऐसा बैरियर होता है ब्रेन में कि हर मॉलिक्यूल ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता। तो जो फैटी एसिड है वो भी ब्रेन तक नहीं पहुंचता बिकॉज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। और वहाँ क्या पहुंचता है, ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज द इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए लिवर में जो ग्लूकोनोजियोनेसिस हुआ यूजिंग ग्लिसरॉल से जो ग्लूकोज बना, ये ब्लड के थ्रू पहुंचा ब्रेन में और ब्रेन को मिली इंस्टेंट एनर्जी और ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। तो इसीलिए आपका ये लिपोलाइसिस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोच लो। और ये कौन करवाता है, ग्रोथ हार्मोन। कैसे? जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटर। ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये आपका एक्टिवेटर होता है इन एंजाइम्स का। तो ये एक्टिवेट करता है इन एंजाइम्स को और ये एंजाइम्स फटाफट ट्राइग्लिसराइड्स को यानी स्टोर्ड फैट को कन्वर्ट करने शुरू कर देते हैं फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। और आगे की कहानी आपको पता ही है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपका लिपोजेनेसिस। आप लाइपोजेनेसिस भी बोल सकते हो, सब लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लाइपोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसको रिड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन। ये जस्ट उल्टा है इसका लिपोलाइसिस का, ऑपोजिट ऑफ लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है फैटी एसिड का, फैट का इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इसमें क्या होता है आपके लिपोजेनेसिस में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, मान लो ये आपके ग्लूकोज है, ये आपके ग्लूकोज है और ये आपकी मान लो सेल है और इस सेल पे ये ग्लूकोज का रिसेप्टर है जिसका एग्जांपल आप ले लो GLUT4। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोलते हैं जो रिसेप्टर होता है ग्लूकोज के लिए। इस रिसेप्टर पर आके ये ग्लूकोज बाइंड हुआ और फिर ये यहाँ से एंट्री कर ली इसने सेल के अंदर आपका यहाँ पे ग्लूकोज पहुँच चुका है। अंदर पहुँचने के बाद सेल में ये ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में। किस एंजाइम की हेल्प से? तो यहाँ पे वही दो एंजाइम आएंगे अगर आपको याद हो, एक है फैटी एसिड सिंथेस और एक है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेस। तो ये दो एंजाइम के हेल्प से जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना है ग्लूकोज से वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। और फिर क्या होता है कि जो फैटी एसिड बना है ये ग्लिसरॉल के साथ कंबाइंड होकर बना देता है क्या, ये बना देता है आपका ट्राइग्लिसराइड। लिपोजेनेसिस में क्या बन रहा है, इन दोनों से ट्राइग्लिसराइड। लिपोलाइसिस में क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था, ट्राइग्लिसराइड से ब्रेक डाउन हो रहा था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो उल्टा हो गया। अभी हम यहाँ पर समझते हैं कि ग्रोथ हार्मोन कैसे लिपोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, मतलब रिड्यूस करता है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये जो एंजाइम्स हैं फैटी एसिड सिंथेज और एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, इनके जीन को डाउन रेगुलेट करता है, वो जीन जो इन एंजाइम्स को एनकोड करते हैं। तो जब वो जीन्स एक्सप्रेस ही नहीं होंगे तो ये एंजाइम बनेंगे नहीं और ये दोनों इनहिबिट हो जाएंगे, मतलब ये दोनों एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे। जब ये दोनों एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे तो क्या होगा कि ट्राइग्लिसराइड बनेगा ही नहीं। तो सेल के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फ्री फॉर्म में रहेंगे और वही तो हमको चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले समझाया, फैटी एसिड जाएगा मसल के पास, लिवर के पास जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फास्टिंग, स्ट्रेस, और ग्लिसरॉल जाएगा लिवर के पास, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, फिर वो जाएगा ब्रेन के पास। तो फास्टिंग, स्ट्रेस और एक्सरसाइज के टाइम पे क्योंकि आपको एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, लिपोलाइसिस को इंक्रीज कर देता है
जो क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और लिपोजेनेसिस को ग्रोथ हार्मोन रिड्यूस करता है इस प्रोसेस को, ताकि ये जो फ्री फैटी एसिड और फ्री ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट ही ना हो पाए ट्राइग्लिसराइड्स में और हमेशा अवेलेबल रहे एनर्जी के लिए। तो आई होप कि ये दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ गए हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान से समझो, ये जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ये आपका क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन। ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। कैसे? जो कि मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए से कन्वर्ट हुआ था आपका क्या, फैटी एसिड, और फिर इसके साथ ग्लिसरॉल कंबाइन होके ये ट्राइग्लिसराइड बना था। अभी हमने बात करी थी। और यहाँ पे दो जो एंजाइम थे, कौन कौन से एंजाइम थे? एक तो था आपका फैटी एसिड सिंथेज और एक था आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये दो एंजाइम थे। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला आपको, ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंसुलिन का एंटागोनिस्ट है, मतलब जो इंसुलिन काम करता है उसका जस्ट ऑपोजिट काम करता है आपका ग्रोथ हार्मोन। कैसे? मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था कि जो आपका ये ग्रोथ हार्मोन है वो इन दोनों एंजाइम को इनहिबिट करता है। इनहिबिट कौन? ग्रोथ हार्मोन, ताकि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट ना हो पाए आपका एसिटाइल कोएंजाइम में और फाइनली ट्राइग्लिसराइड ना बन पाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो आपका इंसुलिन होता है, ये क्या होता है, ये इन एंजाइम्स को एक्टिवेटर होता है। ये इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ताकि फैटी एसिड बन पाए, ग्लिसरॉल बन पाए और वो फाइनली ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो पाए। तो ये देखो, ये एक्टिवेट कर रहा है इन एंजाइम्स को और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट कर रहा है इन एंजाइम्स को। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफाई कर दें और ऐसे समझें कि ये जो लिपोजेनेसिस है, इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स है ना, मतलब स्टोर्ड फैट स्टोर हो रहा है। तो ये जो लिपोजेनेसिस है वो एक तरीके से ये है कि इट्स लाइक ए पुटिंग एक्स्ट्रा फूड इनटू योर रेफ्रिजरेटर। मतलब आपने एक पार्टी करी शाम को, पार्टी ख़त्म होते होते काफ़ी खाना बच गया, तो अभी वो खाना आपने सोचा कि फ्रिज में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिपोजेनेसिस तो वो प्रोसेस है कि जिस जो खाना फ्रिज में रखा जा रहा है, एक्स्ट्रा खाना। तो यहाँ पर जो इंसुलिन है ये एक शेफ़ की तरह काम करता है। ये बोलता है कि जो खाना बच गया है उसको स्टोर कर दो खाना, स्टोर द फूड फॉर लेटर, सेव द फूड फॉर लेटर। बट जो आपका ये ग्रोथ हार्मोन है ये आपके एक तरीके से जिम ट्रेनर की तरह काम करता है। ये बोलता है कि स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अभी है स्टॉप स्टोरिंग, जो खाना अभी है यूज़ नाउ, जो अभी है उसको अभी ख़त्म करो। कोई चीज़ स्टोर नहीं करना है, फैट स्टोर नहीं करना है, ये ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। फैट स्टोर करने नहीं देता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलिन क्या करता है, फैट स्टोर करवाता है बॉडी में। तो इसलिए एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम चलते हैं आगे और समझेंगे नेक्स्ट जो है ब्राउनिंग। तो ये समझते हैं कि भाई ये प्रोसेस क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि फैक्टर क्या होता है जिसकी वजह से कन्वर्जन होता है। तो दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है आपका कि एक होता है आपका जब आप आपको सर्दी लगती है, कोल्ड एक्सपोजर। जब आपको सर्दी लगती है तो आपके शरीर में क्या होता है कि जो वाइट एडिपोसाइट्स होते हैं वो ब्राउन एडिपोसाइट्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा होता है कि एक्सरसाइज के टाइम पे, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्यों। तो जब कोल्ड एक्सपोजर होता है तो उस टाइम पे एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है बॉडी में जिसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, ठीक है। और थर्मोजेनेसिस ब्राउन एडिपोसाइट्स में ही पॉसिबल है, वाइट एडिपोसाइट्स में पॉसिबल नहीं है। क्यों, अभी समझते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज के टाइम पर कन्वर्जन होता है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, राइट। तो इन दोनों के ही लिए कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाइट एडिपोसाइट्स का ब्राउन एडिपोसाइट्स में। ऐसा क्यों होता है? देखो, दो फैक्टर मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थर्मोजेनेसिस की, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मोजेनेसिस में क्यों कन्वर्जन ज़रूरी है वो समझते हैं। होता क्या है कि जब वाइट एडिपोसाइट से ब्राउन एडिपोसाइट में कन्वर्जन होता है तो ब्राउन एडिपोसाइट्स जो होते हैं ना, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज ज़्यादा होते हैं।
दिस हैज़ मोर माइटोकॉन्ड्रिया कंपेयर टू वाइड एडिपोसाइट्स। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल्स। ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एटीपी। तो एक्सरसाइज के टाइम पे आपको ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जल्दी जल्दी वाइट एडिपोसाइट से ब्राउन एडिपोसाइट्स में कन्वर्जन होता है और वहाँ से एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है। दूसरा है थर्मोजेनेसिस के टाइम पे क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इन सेल्स, इन एडिपोस टिश्यूज़ में बनता है, ब्राउन एडिपोस टिश्यूज़ में। ठीक है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अलग प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस होता है जिसको बोलते हैं अनकपलिंग प्रोटीन 1। ध्यान रखना, ये वाइड एडिपोसाइट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें एक्सप्रेस नहीं होते, ये सिर्फ कहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं, उन माइटोकॉन्ड्रिया में जो ब्राउन एडिपोस टिश्यूज़ में होते हैं। अब इन अनकपलिंग 1 प्रोटीन का रोल क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको एक प्रोसेस पता होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। अगर हम इस पोर्शन की बात करें, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, ये मान लो ये मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एटीपी सिंथेज होता है, एक एंजाइम आपको पता ही होगा, ये हो गया आपका एटीपी सिंथेज। ठीक है। और इधर होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। अभी हम ये वाइट एडिपोसाइट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। वाइट एडिपोसाइट्स में क्या होता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के थ्रू यहाँ पर बहुत सारा प्रोटॉन रिलीज होता है बाहर की तरफ, और ये प्रोटॉन यूज़ कर ले जाते हैं इस एटीपी सिंथेज एंजाइम के द्वारा क्या बनाने में, एडीपी से एटीपी बनाने में। ठीक है। जब ये प्रोटॉन्स एटीपी सिंथेज अंदर की तरफ लाता है तो एडीपी से एटीपी कन्वर्ट होता है और ये एटीपी स्टोर कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब ये यूज़ होता है। ठीक है। तो नॉर्मली एटीपी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। जब आपको ठंड नहीं लग रही, नॉर्मल कंडीशन है, बट जब आप कोल्ड से एक्सपोज होते हो, सर्दियाँ लगनी शुरू होती है, तो उस टाइम पे एक प्रोसेस होता है थर्मोजेनेसिस, और जो सिर्फ ब्राउन एडिपोस टिश्यूज़ में होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उन सब माइटोकॉन्ड्रिया में एक और प्रोटीन एक्सप्रेस होता है जिसको आप बोलते हो UCP, मतलब अनकपलिंग प्रोटीन, UCP1। ये क्या करता है, ये इस एटीपी सिंथेसिस को बाईपास करवा देता है और इन सब प्रोटॉन्स को यूज़ कर लेता है इधर। ये सारे प्रोटॉन्स इधर रिलीज होने लग जाते हैं, अंदर जाते अंदर की तरफ ही हैं, लेकिन अभी एटीपी नहीं बनता। ठीक है। और ये प्रोटॉन लीक होने शुरू हो जाते हैं अंदर की तरफ बिना एटीपी बनाए। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है प्रोटॉन लीकेज, और इन प्रोटॉन लीकेज की वजह से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है बॉडी में, सेल्स में, और वही हीट जो रिलीज होती है वो आपको सर्दी से बचाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, और इसी को एक और प्रोसेस बोलते हैं जिसको बोलते हैं अनकपलिंग। अनकपलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, जो प्रोटॉन जनरेट कर रहा है, वो और एटीपी सिंथेसिस, ये दोनों अनकपल हो जाते हैं, इन दोनों कनेक्शन टूट जाता है बिकॉज ऑफ अनकपलिंग प्रोटीन, दैट इज UCP1। इसलिए इसको बोला जाता है अनकपलिंग रिएक्शन, अनकपलिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस को जब अनकपलिंग प्रोटीन नहीं होता है वहाँ पर, और जब एटीपी सिंथेसिस और प्रोटॉन पंप एक साथ काम करते हैं, इसको बोलते हैं कपलिंग। तो ये अनकपलिंग कब होता है, थर्मोजेनेसिस के टाइम पे, जब आपको सर्दी लगती है। तो आई होप आपको ये लिपोलाइसिस, लिपोजेनेसिस और ब्राउनिंग अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट लिवर पे क्या होता है। तो यहाँ पर पहला प्रोसेस जो है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि इंक्रीज हो जाता है जब ग्रोथ हार्मोन बॉडी में एक अच्छे अमाउंट में होता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्ट इफेक्ट लिवर पे क्या होता है। तो जो पहला प्रोसेस उसमें होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि
जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, जैसे कि आपका हो गया अमीनो एसिड्स, ठीक है, फिर हो गया आपका लैक्टेट, फिर हो गया आपका ग्लिसरॉल। जब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, तो इसको बोलते हैं क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की ज़रूरत क्यों होती है, वही जब आप फास्ट रखते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप स्ट्रेस लेते हो, एक्सरसाइज के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है, बट उतना ग्लूकोज बॉडी में नहीं है, तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस है, अमीनो एसिड्स, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, उनको यूज़ करके लीवर क्या बनाना शुरू कर देगा, फटाफट ग्लूकोज, और वो आपके बॉडी में जो कमी हो रही है शुगर की, ग्लूकोज की, उसको पूरा करेगा। जब आप व्रत रखते हो, फास्ट रखते हो, आप बाहर से ग्लूकोज नहीं ले रहे हो, डाइटरी ग्लूकोज नहीं ले रहे हो, तो जो बॉडी में जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हैं ये वाले, इनको यूज़ करके ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी ना हो और वो हमेशा एक नॉर्मल ऑप्टिमम कंडीशन में रहे, ताकि आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन है, स्पेशली ब्रेन, काम कर सके। बाकी ऑर्गन कुछ टाइम तक बिना ग्लूकोज के रह सकते हैं, बिना खाने के आप रह सकते हो, लेकिन अगर ब्रेन तक आपके ग्लूकोज नहीं पहुंचा तो सारा का सारा सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा। तो ब्रेन आपका बहुत ही वाइटल ऑर्गन है और ये ग्लूकोजेनेसिस इंश्योर करता है कि ब्रेन तक आपके ग्लूकोज पहुंच पाए अगर आप बाहर से ग्लूकोज नहीं ले रहे हो, तो ये ग्रोथ हार्मोन उसमें हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन है जो स्टोर्ड होता है आपके कहाँ पे, लिवर में, स्टोर्ड इन लिवर, इससे कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। मतलब एक तरीके से ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। और फिर ये ग्लूकोज ब्लड में एंटर करता है और पहुंचता है वहाँ जहाँ उस टाइम पर ग्लूकोज की ज़रूरत होता है, जैसे कि ब्रेन और अदर डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने जा रहा हूँ आपको। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ये क्या करता है कि सिंथेसाइज करता है, न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ये रिलीज करता है, रिलीज नॉट सिंथेसाइज, रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम स्टोर्ड ग्लाइकोजन। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रही है, बॉडी को ग्लूकोज मिल रहा है, ब्लड में ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, बट ग्लूकोनियोजेनेसिस में नए ग्लूकोज बनाए जाते हैं और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जो पहले से ही ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्टोर्ड है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज रिलीज किया जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में ग्लूकोज मिल रहा है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है और दोनों ही कौन करवा रहा है, ग्रोथ हार्मोन। तो इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो इफेक्ट देखने वाले हैं हम, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन मसल्स। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज इन मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है मसल ग्रोथ के लिए, मसल फाइबर इंक्रीज होनी चाहिए, जिसके लिए ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि मसल्स मेनली किससे मिलके बनता है, प्रोटीन से। प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आपको मसल ग्रोथ करनी है, तो ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को। उसके बाद ये एनहांस करता है अमीनो एसिड अपटेक को, ताकि बॉडी अपटेक कर पाए, अमीनो एसिड अपटेक कर पाए अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन किससे बनेगा, अमीनो एसिड से बनेगा। और ये रिड्यूस भी करता है, रिड्यूस प्रोटीन ब्रेक डाउन। तो तीनों का पर्पस आप देख रहे हो, मेंटेन प्रोटीन अमाउंट इन मसल। तीनों का पर्पस यही है कि प्रोटीन का सफिशिएंट अमाउंट मेंटेन करके रखना मसल के अंदर, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस स्टिमुलेट करवा के करवाना पड़े, अमीनो एसिड का अपटेक एनहांस करके करवाना पड़े, या प्रोटीन ब्रेकडाउन को रिड्यूस करके करना पड़े। दैट्स व्हाई ग्रोथ हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइपरट्रॉफी। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन मसल फाइबर। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, एट्रॉफी। एट्रॉफी में क्या होता है कि
जस्ट ऑपोजिट होता है ये हाइपरट्रॉफी का, ऑपोजिट। इसमें क्या होता है कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ मसल एंड स्ट्रेंथ, मसल का भी ग्रेजुअल लॉस होता है और स्ट्रेंथ का भी ग्रेजुअल लॉस होता है। तो अगर आपके शरीर में इनफ ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, मतलब ना तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ना अमीनो एसिड का अपटेक होगा, और ना ये प्रोटीन ब्रेकडाउन को रोक पाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, एट्रॉफी को रोकता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपके एट्रॉफी को रोकता है, मतलब जो मसल लॉस नहीं होने देता, स्ट्रेंथ वीक नहीं होने देता, स्ट्रेंथ कम नहीं होने देता। और वो कैसे कम नहीं होने देता, हाइपरट्रॉफी को एनहांस करके। तो दो फंक्शन है, एक तो हाइपरट्रॉफी को एनहांस करना और एट्रॉफी को रिड्यूस करना, सप्रेस करना, इनहिबिट करना। ये ग्रोथ हार्मोन का काम है मसल्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का जो इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट है, वो बोन पे कैसा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑस्टियोजेनेसिस के बारे में कि ऑस्टियोजेनेसिस क्या होता है। तो ये तो सबसे पहले आप देख लो कि जो ग्रीन एरो दिख रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब एनहांस हो रहा है ऑस्टियोजेनेसिस। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, एनहांस करवाता है किसको, ऑस्टियोजेनेसिस को, एनहांस ऑस्टियोजेनेसिस। ठीक है, अब ऑस्टियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन। ठीक है, तो ये होता कैसा है वो समझते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन क्या रोल प्ले करता है। तो जैसे ये जो सेल है, ये है ऑस्टियोब्लास्ट सेल, जो कि बोन फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस पे ये रिसेप्टर होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल पे, और यहाँ पर ये जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, मान लो ये आपका ग्रोथ हार्मोन है सोमेटोस्ट्रोपिन है, ये जाके यहाँ पर बाइंड होता है सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन, और इसकी वजह से अंदर सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। सिग्नलिंग पाथवे की बात हम अभी आगे लेक्चर में करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जो कुछ ऐसे सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसमें से पहला क्या होता है, पहला होता है कोलेजन 1 का सिंथेसिस, और दूसरा होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब ग्रोथ हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट के रिसेप्टर पर बाइंड होता है, सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होता है। तो कोलेजन बोन के लिए आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों ही प्रोसेस की वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन बोन मास एंड बोन स्ट्रेंथ, ये दोनों ही चीज़ों में इंक्रीज होती है। अगर हम बात करें पहले चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में क्या होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन का रोल होता है मेनली होता है स्केलेटल डेवलपमेंट में, क्योंकि अभी पूरी तरीके से शरीर का विकास नहीं हुआ है, विकास हो रहा है, बच्चा बढ़ रहा है। तो वहाँ पे स्केलेटल डेवलपमेंट होता है कि जैसे कि बोन की ग्रोथ, बोन की लंबाई बढ़ना। ठीक है, स्ट्रेंथ पे उतना ज़्यादा काम नहीं होता अभी, बल्कि बोन की लंबाई बढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे स्केलेटल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। और अगर हम बात करें एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोसेस जिसको बोन रीमॉडलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बोन रीमॉडलिंग में क्या होता है, जैसे कि रिपेयर हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर पुराने सेल्स मर रहे हैं तो नए सेल्स का बनना, नए ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का बनना। ठीक है, जिसको बोलते हैं बोन रीमॉडलिंग, मतलब प्रिवेंट करता है बोन डैमेज को और फॉर्मेशन करवाता है न्यू बोन सेल्स को। तो इस तरीके से बोन रीमॉडलिंग होती रहती है और बोन को स्ट्रेंथ मिलती है, वीकनेस कम करता है। तो ये एडल्ट्स में रोल होता है ग्रोथ हार्मोन का। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉन्ड्रोजेनेसिस। कॉन्ड्रोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्टिलेज फॉर्मेशन। तो देखो, बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस होता है, आपको पता है। कार्टिलेज जो है वो काफ़ी सॉफ्ट टिश्यू है, बोन सॉफ्ट नहीं होता, बोन हार्ड हो जाता है। यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका काम क्या होता है, वो मेनली स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्ड्रोजेनेसिस, और इसमें ग्रोथ हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये मेनली चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स में होता है, मतलब अर्ली एज में होता है, ह्यूमन अर्ली एज में होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरी तरीके से बोन डेवलप नहीं हुई है, अभी लेंथ बढ़ रही है बट स्ट्रेंथ आना बाकी है। तो ये इसका मेन काम अर्ली ह्यूमन एज में होता है, कॉन्ड्रोजेनेसिस जो होता है। ठीक है, और यहाँ पर और अगर बात करें जो स्पेसिफिकली इसका जो काम होता है वो होता है एपीफाइशियल ग्रोथ प्लेट में। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये होता क्या है कि जो भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कलाई में, ठीक है, एल्बो में, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ पर एक ग्रोथ प्लेट होती है। ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा।
तो एक एज के बाद वो ग्रोथ प्लेट बंद हो जाती है। तो मतलब अगर वो ग्रोथ प्लेट बंद हो गई तो वो फिर वो बोन लंबा होना बंद हो जाएगा। जितनी लंबाई आपने अटेन कर ली है उस फेज़ तक, उस एज तक, उसके बाद आप लंबे नहीं होंगे, बट आपको फिर बोन आप स्ट्रेंथनिंग आपकी होगी, बोन की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो यही होता है ग्रोथ प्लेट। 17-18 साल एक एवरेज एज होती है जहाँ पे वो ग्रोथ प्लेट बंद हो जाती है। फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, बट आप अलग तरीके से आपकी बॉडी ग्रो करेगी, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेंथ हो जाएगी, फैट एक्यूमुलेट होगा और भी चीज़ें होंगी। तो ये जो है वो एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट पे काम करता है, मेनली कॉन्ड्रोजेनेसिस, जहाँ पे कार्टिलेजेस होते हैं। बोन के एंड पे जब तक कार्टिलेज होता है, जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं, तब तक वो बोन बढ़ता चला जाता है। एक फेज़ के बाद, जैसे 17-18 साल के बाद, वो कार्टिलेज हट जाता है और वो एक स्ट्रॉन्ग बोन का फॉर्म ले लेता है जब आपकी हाइट बढ़ना या लंबाई बढ़ना रुक जाती है। तो ये वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रोजेनेसिस। तो अब हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है कि अभी तक तो हमने डायरेक्ट समझा कि भाई डायरेक्टली कैसे काम कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अभी इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन जाता है लिवर के पास, ठीक है, और जब ये लिवर के पास पहुंचता है तो लिवर क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, जिसको IGF-1 भी बोलते हो, ठीक है। ये IGF-1 जाता है अपने रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए। उससे पहले हम रिसेप्टर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो IGF-1 रिसेप्टर है, इसका क्लास आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका RTK रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। ये कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, ये इसकी क्लास है। सिमिलर होता है ये इंसुलिन रिसेप्टर के, जो इंसुलिन रिसेप्टर है वो भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस होता है, ये बात याद रखेंगे। इंसुलिन रिसेप्टर और IGF-1 रिसेप्टर दोनों का जो क्लास है, जो फैमिली है, वो क्या है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। इसमें अगर आप देखोगे तो 2 अल्फा सब यूनिट्स है और 2 बीटा सब यूनिट्स है। तो जो अल्फा सब यूनिट्स है वो लाइगेंड से बाइंड करती है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में होती है, और जो बीटा सब यूनिट्स है वो उसके पास होती है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। काइनेज का मतलब फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो क्या होता है कि जो IGF-1 लिवर ने रिलीज़ किया है, जब लिवर के पास ग्रोथ हार्मोन आया और इसने IGF-1 रिलीज़ किया, तो क्या हुआ कि ये IGF-1 जाके IGF-1 रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है, बाइंड करता है, और जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिसेप्टर होता है वो ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाता है टायरोसिन रेसिड्यू पे, इसलिए इसको बोलता है टायरोसिन काइनेस, टायरोसिन रिसेप्टर काइनेस। तो टायरोसिन रेसिड्यू होता है यहाँ पे, और उस पर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है बीटा सब यूनिट में। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जब ये फॉस्फोराइलेट होता है, मतलब ये एक्टिवेट होता है, तो ये रिक्रूट करता है एक सबस्ट्रेट को, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, IRS। और जब एक बार IRS रिक्रूट हो जाता है तो मेनली ये 2 तरीके के पाथवे एक्टिवेट करता है, एमटोर पाथवे और मैप काइनेस पाथवे। जब IGF-1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो किस किस टाइप के पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। हो सकता है किसी सेल में एमटोर पाथवे एक्टिवेट हो, किसी सेल में मैप काइनेस पाथवे एक्टिवेट हो। तो हमें ये समझना है कि ये दोनों पाथवेज करवाते क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब IRS रिक्रूट होता है, एक्टिवेट होता है, तो ये PI3 करके एक फैक्टर होता है, काइनेज होता है, उसको एक्टिवेट करता है, जो क्या करता है PIP2 को फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल फॉस्फेट को 2 को PIP3 में कन्वर्ट करता है, और PIP3 एक्टिवेट करता है AKT को, ठीक है। AKT प्रोटीन काइनेस B को बोला जाता है, ठीक है। ये सारे की सारी जो फुल फॉर्म्स हैं इनके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी आपके लिए स्टेज पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है तो मैं ये सारे के सारे फुल फॉर्म इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। तो ये PIP3 क्या करता है, AKT को एक्टिवेट करता है, और यहाँ पर AKT मेनली जो पाथवे होता है वो एमटोर पाथवे को एक्टिवेट करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू से मैं बताता जा रहा हूँ कि ग्रोथ हार्मोन का एक काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करना, तो वो किस वजह से होता है, एमटोर पाथवे की वजह से होता है। दूसरा जो होता है वो इनहिबिट करता है BAD या कैस्पेस को, दोनों को। इसकी वजह से क्या होता है, सेल सर्वाइवल इंक्रीज होती है। मतलब ये दोनों जो फैक्टर होते हैं ना, ये एपोप्टोटिक फैक्टर होते हैं, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर। मतलब अगर ये सेल्स में एक्टिवेटेड रहेंगे तो ये सेल का एपोप्टोसिस करवाएंगे। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब सेल डेथ हो जाएगी। लेकिन AKT इन सेल डेथ फैक्टर्स को इनहिबिट कर देता है, तो सेल डेथ नहीं होगी, मतलब सेल सर्वाइवल बढ़ाता है। कौन, AKT, मेनली कौन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है वो इस AKT का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये रिक्रूट करता है GLUT4, जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, और ये ग्लूकोज का अपटेक करवाता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि जब ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना या ऑप्टिमम लेवल में रखना। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ब्रेन को चाहिए होती है, इधर इन फाइट, इधर इन फ्लाइट रिस्पॉन्स, या स्ट्रेस के टाइम पे, एक्सरसाइज के टाइम पे। तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, ग्लूकोज अपटेक का बढ़ाना। तो ये जो पाथवे है, एमटोर पाथवे, ठीक है, यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इसके, ग्लूकोज अपटेक, सेल सर्वाइवल को बढ़ाना, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना। दूसरा पाथवे अगर हम समझें मैप के पाथवे, मैप काइनेस पाथवे भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है IRS के एक्टिवेट होने के बाद, GRB2 SOS कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स रेस प्रोटीन को रिक्रूट और एक्टिवेट करता है, रेस रैफ को एक्टिवेट करती है, और फाइनली ये मैप के मतलब मैप काइनेज या ER के एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर काइनेज एक्टिवेट होता है, और ये फाइनली ERK को एक्टिवेट करते हैं। ERK जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये DNA के ऐसे प्रमोटर से बाइंड होता है जिसका काम होता है सेल प्रोलिफरेशन को बढ़ाना। तो आप यहाँ पे देखो कि मेनली आप देखो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या क्या दिख गया आपको यहाँ पर, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना, सेल सर्वाइवल को बढ़ाना, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाना, सेल प्रोलिफरेशन को बढ़ाना। तो अगर आप ओवरऑल कंबाइंडली देखोगे तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है बॉडी की, रिपेयर हो रही होंगी चीज़ें, ग्लूकोज मिल रहा है बॉडी को, सेल सर्वाइव कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, सेल प्रोलिफरेट कर रही है, इसलिए इसको ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है ना। अब आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें धीरे धीरे। तो नेक्स्ट हम समझेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो आपको मेनली ध्यान क्या रखना है कि जो ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है, रेगुलेट्स करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को। ये दोनों फैक्टर हैं जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखो, उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं कितना और कब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा बॉडी में। अब इसको ज़रा यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जब आपके ब्लड में लो ब्लड ग्लूकोज होगा, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी, तो उससे क्या होगा कि जब आपके ब्लड में लो ग्लूकोज है, मतलब लो शुगर है, तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है क्योंकि ग्लूकोज की कमी है, और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज बढ़ाता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाएगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, जहाँ पे सोमेटोट्रॉफ सेल है। मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर 3 में बता चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे सोमेटोट्रॉफ से सोमेटोट्रोपिन रिलीज होता है। तो यहाँ पे आप देखो सोमेटोट्रॉफ सेल के पास आया, वहाँ पे सोमेटोट्रॉफ सेल ने HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया, ठीक है। GRH स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ बाय सोमेटोट्रॉफ्स। उसके बाद HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर स्पीड अप ब्रेक डाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी पिछले स्लाइड्स में कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ब्रेक हो रहा है ग्लूकोज में, कोई नया ग्लूकोज नहीं बन रहा, ऑलरेडी स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है उससे ग्लूकोज बन रहा है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वो क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं किस प्रोसेस को, ब्रेक डाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज विच एंटर्स द ब्लड रैपिडली, ब्लड में रैपिडली एंटर करते हैं, और फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस टू नॉर्मल अबाउट 90 mg पर 100 ml। अब ये दोनों के दोनों हार्मोन, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहे हैं। बट अगर ये कंटिन्यू रहा, इफ़ ब्लड ग्लूकोज कंटिन्यूज टू इंक्रीज, तो एक और कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब हाइपरग्लाइसीमिया क्या सिग्नल भेजेगी कि भाई अभी इनफ ग्रोथ हार्मोन बन चुका है और इनफ ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हो चुका है, तो अभी इनहिबिट करना है इस पाथवे को। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया क्या करेगी, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ये सिग्नल जाएगा वापस से हाइपोथैलेमस को कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है किसकी, अब ज़रूरत है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन की। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, वो पहुंचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को ये समझ में आया कि अब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन आया, तो हमें ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करना है, ग्रोथ हार्मोन नहीं भेजना है। तो जब ग्रोथ हार्मोन नहीं जाएगा तो ए लो लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड IGF डिक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। अब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं होगा लिवर में, और ना ग्लूकोज बनेगा, ना वो एंटर करेगा ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल फॉल्स टू नॉर्मल।
इफ़ अब देखो, अब नॉर्मल हो गया। अब अगर नॉर्मल हो गया, जब ग्लूकोज आना बंद हो गया, अब एक टाइम के बाद जब ग्लूकोज आना बंद रहेगा, आएगा ही नहीं, तो फिर से कंडीशन डेवलप होगी हाइपोग्लाइसीमिया की, मतलब जहाँ पे ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया क्या करेगा, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ये सिग्नल भेजेगा फिर से हाइपोथैलेमस को कि भाई आप ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को बनाना बंद करो, आप फिर से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की जरूरत है, ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है। तो फिर से क्या एक्टिवेट होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फिर जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, फिर ये प्रोसेस होगा, इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये सिग्नल भेजेगा, फिर ये रिलीज होगा। तो ये साइकिल चलती रहती है। इसी की वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन रहता है। और उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज योर सोमेटोट्रोपिन, जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। अभी थोड़े से और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो हमें अभी तक सिग्नलिंग पाथवेज, मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ समझ में आई। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन के इम्बैलेंस से अपीयर होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो देखो, अगर आपका बॉडी में, अगर किसी के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में है, हाई ग्रोथ हार्मोन, तो उससे दो कंडीशन डेवलप हो सकती है। एक जिसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म, कुछ लोग गिगेंटिज्म बोलते हैं, और दूसरा है एक्रोमेगली। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है। अब यहाँ पे आप मेरे को बताना कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है, क्या आपको पहले से पता था, और अगर नहीं पता है तब तो ये चीज़ आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और बहुत लोग ना इन दोनों टर्म के बीच में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनमें से एक मैं भी था जब मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा था। लेकिन जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तो मुझे इतना मज़ा आया, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाए जाएं आपको, जिससे आपको एक्चुअल डिफरेंस समझ में आए कि भाई गिगेंटिज्म या जाइजेंटिज्म, मुझे लगता है गिगेंटिज्म ही बोलना चाहिए, खैर ठीक है, जो भी आप बोलना चाहते हो, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो चाहे वो गिगेंटिज्म हो, चाहे वो एक्रोमेगली हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, जो ग्रोथ प्लेट फ्यूज़न है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा अभी बताया था शुरू में एपिफाइशियल ग्रोथ प्लेट के बारे में। तो वो ग्रोथ प्लेट फ्यूज़न क्या है, या जिसको एपिफाइशियल क्लोजर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है ऊपर राइट साइड में, ये देखो, ये है, यहाँ पर देखो डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ और यहाँ देखो एक लाइनिंग दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, ओपन जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, गैप दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे दिख रहा है गैप, इस जगह पे गैप दिख रहा है, लेकिन ये गैप यहाँ पर बंद हो चुका है। देखो, इस वाले गैप की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ देखो, यहाँ ये गैप बंद हो चुका है। मैं हटाता हूँ इसको, ध्यान से देखो, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखना, ये वाला गैप बंद हो चुका है, बट यहाँ पर ये गैप है। तो देखो, क्योंकि ये गैप है तो ये है ओपन ग्रोथ प्लेट। अभी ग्रोथ यहाँ पर होगी क्योंकि ये ओपन है, यहाँ पे कार्टिलेज अभी बोन नहीं हुआ है पूरी तरीके से, बट यहाँ पे ये गैप भर गया है, मतलब कार्टिलेज जा चुका है, बोन आ चुका है। तो यही होती है ग्रोथ प्लेट। ठीक है, जिसको एपिफाइशियल ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं, और जब ये बंद हो जाता है उसको एपिफाइशियल क्लोजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार जब ये ग्रोथ प्लेट बंद हो जाती है तो आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। अगर हम बात करें एवरेज एज की बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो बॉयज़ में वो होती है एज 16 से 19 साल। 16 से 19 साल के बीच में ये प्लेट बंद हो जाती है, मैक्सिमम 19 साल होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, बट ये एवरेज निकाला गया है। और गर्ल्स में, लड़कियों में अगर देखा जाए तो वो एज होती है 14 से 16 साल। ठीक है, 14 से 16 साल में ये प्लेट बंद हो जाती है, मतलब हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है वो इंटरेस्टिंग चीज़, तो कब गाइगेंटिज्म होता है, कब एक्रोमेगली होती है। तो अगर वो प्लेट के फ्यूज़न से पहले ग्रोथ हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाए, किसी शख्स में, किसी इंसान में एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन बन रहा है बिफोर दिस प्लेट फ्यूज़न, तो वो डिसीज़ कहलाती है गाइगेंटिज्म। और अगर प्लेट फ्यूज़न हो चुका है, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव में है बॉडी में, तो उसको बोला जाता है एक्रोमेगली। अभी जो मैं एग्जांपल देना जा रहा हूँ उससे आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाएगी कि किसको गाइगेंटिज्म बोलते हैं, किसको एक्रोमेगली बोलते हैं, और कौन सी डिसीज़ में ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में होता है प्लेट फ्यूज़न से पहले, किस में प्लेट फ्यूज़न के बाद में होता है। ये सब आपको वो एग्जांपल से हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा, जैसे कि मुझे हमेशा के लिए याद हो गया है। तो देखो, प्लेट फ्यूज़न से पहले मतलब लड़कों में 16 से 19 साल से पहले एक्सेसिव हार्मोन बन रहा है, मतलब जैसे कि मैंने बताया था अभी कॉन्ड्रोजेनेसिस, जब कार्टिलेज सिंथेसिस, कार्टिलेज फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे मेनली क्या होता है, कॉन्ड्रोजेनेसिस, मतलब बचपन में, अर्ली एज में बोन की लंबाई बढ़ने पे ध्यान देता है शरीर, और ग्रोथ हार्मोन।
लेकिन जब वो एज क्रॉस हो जाती है तो फिर वो बोन की स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देता है। तो क्योंकि अभी 16, 17, 18, 19 साल से पहले वो प्लेट बंद नहीं हुई है, वो प्लेट क्लोज नहीं हुई है और एक्सेसिव में ग्रोथ है, ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बोन की लंबाई बढ़ाना पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और एक्सेसिव में अगर ग्रोथ हार्मोन बन रहा है तो वो बोन की जो लंबाई है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर प्लेट फ्यूजन से पहले है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। आप देख रहे हो, इस बंदे को देखो आप, ठीक है, ये काफ़ी फेमस केस है और ये दुनिया में अभी तक का सबसे लंबा इंसान है। खैर ये फ़ोटो तो काफ़ी पुरानी है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1930-50 के अराउंड होगी, एग्जैक्ट ईयर मुझे अभी याद नहीं है। तो आप ये जो देख रहे हो, इनके साथ में जो इनके फादर है, और ये जो बच्चा है ये शायद ये 11 या 15 साल का है कुछ, आप चेक भी कर सकते हो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, रॉबर्ट पर्शिंग वार्डलो करके है। इसकी जो उस टाइम पे हाइट मेज़र की गई थी वो 8 फीट 11 इंच, ऑलमोस्ट 9 फीट के बराबर। अभी जो करंटली जो मैंने चेक किया था गूगल पे, वो जो अभी सबसे लंबा इंसान है वो कोई सुल्तान करके, उसकी 8 फीट 2 इंच है। तो ये है देखो अर्ली एज में हाइट का लंबा हो जाना, क्योंकि प्लेट फ्यूजन से पहले ही ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव में, अर्ली एज में। तो आप देखो ये शक्ल से और शरीर से भी बच्चा ही लग रहा है, लेकिन इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। लेकिन अगर एक्रोमेगली होती है किसी को, मतलब प्लेट फ्यूजन के बाद अगर एक्सेसिव में है, तो वो होता है, उसको बोलते हैं एक्रोमेगली। जैसे कि फेमस एग्जांपल मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ये है आपने द ग्रेट खली, इनको है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में क्या होता है कि बोन का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है, जॉ का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है, आप इनका जॉ देखो, जॉ का साइज़ बड़ा हो जाता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि प्लेट फ्यूज़न बंद हो चुका है, प्लेट फ्यूज़ हो चुकी है, उसके बाद भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके तो कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टिमुलेट करेगा, तो वो ऑर्गन बढ़ा देता है, बोन का साइज़ बढ़ाता है, जॉ का साइज़ बढ़ा देता है ना। तो इस तरीके से तो वो एक चेहरा बहुत ही अलग हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपको मैं। इस एग्जांपल पे आने से पहले मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। जब मैं ये पढ़ रहा था, समझ रहा था डिफरेंस गाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली में, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। आई डोंट नो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं, अगर आएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, वैसे क्वेश्चन आने चाहिए दिमाग में। तो क्वेश्चन ये था कि मैंने ये सोचा कि भाई अगर प्लेट फ्यूज़न के बाद ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है बॉडी में, तो खली की तो हाइट भी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट ये 8 फीट के बराबर है, 7 फीट समथिंग कुछ करके हाइट है ना, एग्जैक्ट हाइट मुझे याद नहीं, बट बहुत लंबा था, लंबा है ग्रेट खली। तो आप सब ने शो देखा ही होगा WWE। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर पेट फ्यूज़ हो चुका था इनका और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में हो रहा, तो हाइट तो नहीं बढ़नी चाहिए थी, बोन का साइज़ बढ़ना चाहिए था, ऑर्गन का साइज़ बढ़ना चाहिए था, नॉर्मल हाइट होनी चाहिए थी, बट जॉ का साइज़ बढ़ना चाहिए था। तो फिर मैंने चेक किया, तो जो मुझे पता चला कि एक्रोमेगली भी 2 तरीके से होती है। कुछ लोगों में ये प्लेट फ्यूज़न से पहले से ही ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में होना शुरू हो जाता है और उसके बाद भी होता है। तो ये उनमें से एक है ग्रेट खली, जिनका पहले से ही प्लेट फ्यूज़न से पहले से ही ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव में बन रहा था, तो हाइट भी बढ़ रही थी और बाद में भी और एक्सेस में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा था। तो उसकी वजह से इनके बाकी भी जो आप फीचर्स देखोगे काफ़ी एनलार्ज्ड है। फिर मैंने ऐसा एग्जाम्पल ढूंढा, मैंने सोचा कि ऐसा एग्जाम्पल ढूंढा जिसकी हाइट तो नॉर्मल हो लेकिन एक्रोमेगली हो। तो मेरे को ये एग्जाम्पल मिले। ये है रोंडो हैटन, ये हॉलीवुड मूवीज़ में काम कर चुके हैं, काफ़ी फेमस थे पुराने हॉलीवुड मूवीज़ में 1950s के अराउंड। ये है एक्रोमेगली विद नॉर्मल हाइट। तो आप इनके देखो हाइट नॉर्मल है, ये बंदा जो इसके साथ खड़ा है ये नॉर्मल हाइट का है, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है रोंडो हैटन की, बट इनका फेशियल स्ट्रक्चर आप देखो ये बदल चुका था, ठीक है। तो ये है कि एक्रोमेगली 2 तरीके से हो सकती है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग है ये चीज़ समझने में और समझाने में, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपको फिर ना क्लियरिटी आती है हॉर्मोन्स की, ठीक है। ये है, बट हाँ दोनों में डिफरेंस आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसे याद रखना, एक्रोमेगली ए फॉर एक्रोमेगली, ए फॉर एडल्ट्स, तो ये एडल्ट्स में ज़्यादातर दिखेगी। और गाइगेंटिज्म मतलब बचपन से मान लो आप ऐसा कि एडल्टहुड से पहले ही, टीनेजर्स में ही जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में बढ़ने लगता है तो गाइगेंटिज्म, हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। एक याद रखोगे एक्रोमेगली फॉर एडल्ट्स, ए एक्रोमेगली, ए एडल्ट्स, तो आपको दूसरा हमेशा याद हो जाएगा। एडल्ट्स मतलब प्लेट फ्यूजन के बाद जब एक्सेस में होता है, जैसे कि ग्रेट खली। और एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये है रिचर्ड कील, ये जेम्स बॉन्ड मूवी में विलन का रोल किया था इन्होंने। इनकी भी हाइट नॉर्मल है, बट इनको भी एक्रोमेगली, आप इनके फेशियल फीचर्स देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है। और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप बताते हो
और मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना आपको समझाना है, कितना आपको पढ़ाना है। अगर मुझे लगा कि नहीं भाई इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं है और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टॉपिक को विद रियल लाइफ एग्जाम्पल ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के बता सकूँ मैं आपको, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अगर ऐसा है तो सच में कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं और भी अच्छे से और इम्प्रूव करके लेक्चर्स प्रिपेयर करके और इजी वे में बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक ईजिली समझ में आ जाए। और वो मोटो भी है हमारे चैनल का, साइंस सबको समझ में आ सकती है, बट समझाने का तरीका सरल और आसान होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगता है मेरा समझाने का, तो ज़रूर बताना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन लो है, लो ग्रोथ हार्मोन है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बच्चों की बात करें, चिल्ड्रन में अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होती है तो दो तरीके से हो सकती है। तो कॉन्जेनाइटल हो सकती है, ठीक है, मतलब एक जेनेटिक जो कि पेरेंट्स से आई, मतलब जेनेटिक म्यूटेशन है कुछ, ठीक है, या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है कुछ हाइपोथैलेमस की, उस वजह से हो सकती है। या ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी एक्वायर्ड भी की जा सकती है आफ्टर बर्थ, जैसे कि अगर कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक है, अब ब्रेन ट्यूमर हो गया तो हाइपोथैलेमस सही से काम नहीं कर रहा और फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को सही से सिग्नल नहीं जा रहा, तो वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहा, तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई। या कोई रेडिएशन थेरेपी करानी पड़ी किसी डिसीज़ की वजह से, कैंसर वगैरह की वजह से, उसकी वजह से कुछ ग्लैंड्स में प्रॉब्लम आ गई और ग्रोथ हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं हो रहा। या कोई ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया जिसको मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, तो क्योंकि ब्रेन में ही है ना हाइपोथैलेमस, तो वहीं से सारी चीज़ें रेगुलेट होती है। तो या कोई ट्रॉमा या सर्जरी जो भी कोई पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करे, ये सारी क्या एक्वायर्ड है, तो इसकी वजह से भी चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ कि अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी एडल्ट्स में हो, ठीक है, तो वो क्या किस किस वजह से हो सकती है। या तो पिट्यूटरी एडिनोमा, मतलब वो ट्यूमर हो जाना पिट्यूटरी ग्लैंड में या उसके आसपास, या कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो, या कोई हाइपोथैलेमिक डिसीज़ हो जाए। तो ये तो हो गए किस वजह से हो सकता है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन और इन एडल्ट्स। अब हम बात करते हैं कुछ ग्रोथ हार्मोन स्पेसिफिक सिंड्रोम्स की, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला आता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, मतलब हाइट का छोटा रह जाना, और सबसे कॉमन है वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से ही ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएट नहीं हो रहा किसी वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड में ही कुछ प्रॉब्लम है बाय बर्थ, ठीक है। दूसरा है लैरॉन सिंड्रोम, ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। और तीसरा है आइडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर। तो इसके बारे में जरा हम सही से समझते हैं इन तीनों के बारे में। तो देखो जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है, तो जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है इसमें क्या होता है, जनरल ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हार्मोन नहीं बनता, ठीक है, तो ये कॉमन है। ये थोड़ा अनकॉमन है क्योंकि ये बहुत कॉमनली नहीं देखा जाता। लैरन सिंड्रोम, ये इसमें होता क्या है कि जो ये याद रखना, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, इसमें क्या होता है लैरन सिंड्रोम में जो IGF-1 रिसेप्टर है, ठीक है, उसमें ही म्यूटेशन हो जाता है। तो जब IGF-1 रिसेप्टर में म्यूटेशन हो गया तो उस पर आके IGF बाइंड ही नहीं हो पाएगा और फिर वो ग्रोथ हार्मोन को यूज़ ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से लैरन सिंड्रोम हो जाता है। इडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर, इसका अभी तक कोई आइडेंटिफाइड कॉज नहीं मिला, तो इस पर रिसर्च जारी है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये लैरन सिंड्रोम से अफेक्टेड कुछ लोग हैं। एक्चुअली काफ़ी, जब मैं लैरन सिंड्रोम के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक इन्फॉर्मेशन मिली। एक एक्वाडोर कंट्री है जहाँ पर एक छोटी सी एक सिटी है जिसको लोजा बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर लगभग 100 के आसपास ही लोग रहते हैं और मोस्टली लोगों को ये लैरन सिंड्रोम है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सब लैरन सिंड्रोम से अफेक्टेड है। नॉर्मल लोग भी हैं वहाँ पे, बट मोस्टली मेजॉरिटी को लैरन सिंड्रोम है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जिन जिन लोगों को लैरन सिंड्रोम होता है वो सब रेजिस्टेंट होते हैं डायबिटीज़ के और कैंसर के, उनको कैंसर और डायबिटीज़ होता ही नहीं। और ये क्यों, ये रिसर्च अभी हो रही है इस चीज़ पे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है रिसर्च के लिए। जो भी इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं वो पता लगाने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं लैरन सिंड्रोम अफेक्टेड पीपल में जो कि उनको कैंसर और डायबिटीज़ से बचा रहे हैं। क्या वो रिसर्चर्स उन फैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं एज ए थेरेपेटिक्स इन कैंसर और डायबिटीज़। तो ये लैरन सिंड्रोम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये ज़रूर याद रखना कि ये IGF-1 रिसेप्टर में म्यूटेशन होने की वजह से लैरन सिंड्रोम हो जाता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको कोई भी डाउट आता है जो भी आज मैंने आपको समझाया पढ़ाया उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में करो, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन लोगों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जिनको इन लेक्चर्स की बहुत ज़्यादा
ज़रूरत है, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो ही है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को इजी वे में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होती मोस्टली प्लेटफॉर्म पे, उसको आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके। तो अगर आप इस मिशन में हेल्प करना चाहते हो मेरी, तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को ताकि मैं और भी ऐसे फ्री लेक्चर्स बना सकूं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कैपेबल हो, आप सुपर थैंक्स जो वीडियो के नीचे एक आपको हार्ट शेप में उसके अंदर एक डॉलर का साइन, उस पर क्लिक करके जो भी आप जिस भी तरीके से हेल्प करना चाहते हो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सोमैटोस्टेटिन के बारे में, और बारी बारी करके एक एक हार्मोन्स को हम एनकाउंटर करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में। तो तब तक पढ़ते रहो, ख्याल रखो, मज़े करो, बट फोकस्ड रहो।